नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस आईएएस पीसीएस पर। साथियों, आधार सीरीज में हम GS1 कंप्लीट करा चुके हैं और अभी हम GS4 एथिक्स करा रहे हैं। इसके 4 वीडियो पहले बन चुके हैं, आप आधार सीरीज की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका जो है सिलेक्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप सब लाइटली लेते हैं कि ये तो सब समझी सुनी सोची बातें हैं, हम लिख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में क्या है कि जब आप लिखने जाओगे, देखिए आप ध्यान से सुनिए, 2-4 मिनट बाद जब आप एग्जाम में एथिक्स लिखने जाते हो तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि आपको बार बार वही चीज़ें याद आती हैं। वही सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी याद आएगी, है ना, फिर ऑनेस्टी याद आएगी, फिर वही नीतिशास्त्र, नैतिकता या मोरलिटी जो भी है, वो सब आपको ऐसा लगेगा कि मैं हर क्वेश्चन में एक ही टाइप का आंसर लिख रहा हूँ। अच्छा, उससे बचने के लिए आपको क्या करना होता है कि आप क्वेश्चन में थोड़ी सी व्याख्या दीजिए, उसके बाद आप लगाइए उसमें एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स कैसे लगाएंगे? देखिए, आपको बेटर है कि आप समसामयिक एग्जाम्पल अर्थात करंट से अगर आप एग्जाम्पल लगा सकते हैं तो लगाइए। जैसे अभी कोकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन था, उसको आप इमोशनल इंटेलिजेंस से जोड़ सकते हैं। कैसे? कुछ पुलिस अधिकारी वहां अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता खो बैठे और अत्यधिक बल का प्रयोग किया। इस प्रकार आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। वहां एक पुलिस के बड़े अधिकारी थे, लांबा करके जो थे, संदीप लांबा शायद उनका नाम था। उन्होंने किस प्रकार से एक लड़की को थप्पड़ मारा जो कि दूर खड़ी थी। तो यहाँ उन्होंने क्या किया? ड्यूटी निभाई अपनी, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस वहां से गायब था, क्योंकि उन्होंने बिना मतलब का अत्यधिक बल प्रयोग किया। इसी प्रकार देखिए, कुछ चिंताएं होती हैं जो जहाँ क्या होता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस कमजोर पड़ जाती है, जैसे सहानुभूति बनाम लोक लुभावनवाद। इसमें हमने क्या एग्जाम्पल दिया है? अभी आपने सुना होगा एक वायरल कोप जो एमपी के शहडोल के थे, विवेकानंद तिवारी ट्रैफिक इंस्पेक्टर थे। वो बड़ी रील बनाते थे, तो अच्छा लगता है, आम जनता देखेगी, बड़ी पॉपुलरिटी है ना, इसलिए वो और रील बना रहे हैं। लेकिन विभाग ने उनको क्या कह के सस्पेंड किया है कि भाई आप पूरा दिन अपने कैमरामैन को साथ लिए घूमते हो, आपकी जो ड्यूटी है वो आप कर नहीं रही हो ठीक से। रील बनाने के चक्कर में कहीं ना कहीं ड्यूटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। तो आपको एक लोक सेवक के नजरिए से सोचना है, न कि आम जनता के नजरिए से। ऐसे ही लॉकडाउन के आप दे सकते हो, एक अधिकारी ने फोन पटका था। तो इस प्रकार के देखिए, जितने भी करंट से रिलेटेड एग्जाम्पल है, कोई नियम है, कानून है ना, वो डिस्कस करेंगे। सरकार की कोई योजनाएं हैं, वो भी आप इसमें लिखिए। तभी आपका आंसर क्या है, अलग बन पाएगा, और उससे भी अलग बनेगा, और जो टॉपिक वाइज जो आपका ओवरलैपिंग होती है उससे भी अलग बनेगा। अब ये क्वेश्चन आज पढ़ लेते हैं, हम ये डिस्कस करेंगे। सोशल मीडिया के दौर में एक लोक सेवक के सामने संवेगा संवेगात्मक बुद्धिमत्ता या सामवेगिक बुद्धिमत्ता, जिसे बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, से जुड़ी चुनौतियों का वर्णन कीजिए। वह इनसे कैसे निपट सकता है? अब देखिए, पहले आपको समझना होगा कि सोशल मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, मतलब हमारे मस्तिष्क के ऊपर। अगर आप इसको ऐसे देखिए, सोशल मीडिया नहीं होता आज के दौर में, तो हमारे काम करने का स्टाइल कैसे होता? मतलब एक नॉर्मल आदमी है या आप एज ए लोक सेवक है? क्वेश्चन में आपको लोक सेवक का एंगल थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सिविल सेवा है, उसका एग्जाम है, और सीधे सीधे कई बार लिखा भी होता है कि आप लोक सेवक हैं तो आपके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आएंगी। तो लोक सेवक के सामने काफ़ी चुनौतियाँ आती है। देखिए, क्या होगा कि यहाँ भावनात्मक जो बुद्धिमत्ता है उसमें आदमी बह जाता है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है अपनी इमोशंस को। जबकि इमोशनल इंटेलिजेंस किस चीज़ का नाम है कि आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए उसका सदुपयोग करना है। यही तो इमोशनल इंटेलिजेंस की परिभाषा भी है। तो देखते हैं क्वेश्चन, इसमें ये भी बताना है कि आप कैसे निपट सकते हैं 200 शब्दों में। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, बिल्कुल हमने टू द पॉइंट लिखा है, और हेडिंग डालकर दोनों भाग को एड्रेस किया, जैसे ये दूसरा भाग है और ये पहला भाग है। तो ये हम अभी डिस्कस करेंगे। इससे अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है? लोक सेवा में स्ट्रेस मैनेजमेंट अर्थात तनाव प्रबंधन और संघर्ष निवारण अर्थात कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता अर्थात इमोशनल इंटेलिजेंस किस प्रकार एक महत्वपूर्ण उपयोग उपकरण है, स्पष्ट कीजिए। तो जब भी आपके संघर्ष की स्थिति में होती है तो आपको समय में नहीं आना है, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना है। आप एक लोक सेवक है, आपकी अगर पब्लिक हुटिंग कर रही है, जैसे अभी इस आंदोलन में हुआ है, पब्लिक हुटिंग कर दी थी बच्चे, लेकिन कुछ पुलिस वाले क्या थे कि वो हंसते थे। कुछ वहाँ ईआई को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, ईआई का प्रयोग नहीं कर पाते थे, मतलब अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का, वो गुस्से में आ रहे थे। तो ये आपको, और ये तो एक एग्जाम्पल है, आगे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, है ना। फिर ये तीसरा क्वेश्चन है,
भाई एक लोक सेवक के रूप में आप लोक समस्या जो पब्लिक प्रॉब्लम होती है समाधान में ईआई की उपयोगिता क्या देखते हैं? क्या हम महसूस करते हैं कि उन समस्याओं के समाधान में करने में ईआई से मदद मिलती है? और जहाँ पारंपरिक मूल्य अपर्याप्त होते हैं मेनली वहाँ बताना है। पारंपरिक मूल्य जैसे हमारे क्या है भाई, आप बहुत ही अनुशासित व्यक्ति हो तो आप अनुशासन आपका एक पारंपरिक मूल्य हो गया। लेकिन अभी क्या है कि आपको कोई कर्मचारी लेट आ रहा है, वो टाइम का टाइम को फॉलो नहीं कर रहा है जो ऑफिस आवर्स हैं, तो वहाँ आपको एकदम गुस्सा नहीं होना है। आपको अपना भावनात्मक बुद्धिमत्ता को का प्रयोग करना है और उसको समझाना है या क्या करना है। तो इस प्रकार से यहाँ भी डिस्कस करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज के वीडियो में, बाकी बाद में देखेंगे। देखिए दोस्तों, एथिक्स की हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है। अगर आपको जुड़ना है तो आप हमारे इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। वहाँ आपको यही सेम इसी प्रकार के सब मॉडल उत्तर मिलते हैं और आपकी कॉपी नेक्स्ट डे मिल जाती है चेक होकर। 3 क्वेश्चन डेली दिए जा रहे हैं और ये मंथली बैच है ना। आप चाहे तो इससे जुड़ सकते हैं क्योंकि अभी टाइम है आपका, ये लास्ट बैच है। इसके बाद हम प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करेंगे पूरा। तो जिसको भी जुड़ना है वो इस नंबर पर 9811504781 पर हमें मैसेज कर दीजिए। अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए मेन पार्ट जहाँ एग्जामिनर जो आपका पढ़ेगा ही पढ़ेगा वो होता है आपका इंट्रोडक्शन। तो वो एक इफेक्टिव इंट्रोडक्शन होना चाहिए। उसमें एक ऐसी झलक होनी चाहिए कि आप आगे क्या लिखने जा रहे हैं पूरे क्वेश्चन में, और आपने जो क्वेश्चन पढ़ा है वो समझा है कि नहीं समझा है। वहीं से एग्जामिनर आइडिया लगा लेगा कि ये क्वेश्चन इसको समझ में आया भी है कि नहीं है। क्योंकि अगर ये भूमिका आपकी प्रासंगिक होगी तभी वो समझ जाएगा कि भाई ये लड़का जो है, ये छात्र छात्राएं जो भी है, ये समझ गया है क्वेश्चन को, तो इसका आंसर भी अच्छे से ही करेगा। देखिए कुछ लोग पूछते हैं कि क्या कोटेशन लिख सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, उद्धरण आप लिख सकते हो भूमिका में, या आप यहाँ यहाँ भूमिका लिखिए उसके नीचे उद्धरण लिख दीजिए। दोनों ही तरीके सही हैं। क्या है, जब कोई लोक सेवक किसी भावना का शिकार होता है तो वह न्याय के मूल तत्व खो बैठता है। किसने बोला ये? अरस्तु ने। अब देखिए इतनी ही इंट्रोडक्शन आपका काफी है, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। एग्जामिनर तुरंत समझ जाएगा कि भाई ये समझ गया कि भावना का शिकार होना अर्थात ईआई इमोशनल इंटेलिजेंस का कमजोर पड़ना। क्योंकि अगर आप भावना के शिकार हो गए तो फिर ईआई का तो कोई फायदा हुआ ही नहीं। आप कहाँ से इमोशनली इंटेलिजेंट हो गए? तो वह न्याय के मूल तत्व खो बैठता है। क्या? निष्पक्षता है ना, ईमानदारी या लोक सेवा, ये सब जो मूल्य है वो खो बैठता है। क्योंकि वो क्या है, भावनाओं में बह जाएगा, फिर वो पक्षपात करेगा। तो अरस्तु ने ऐसा कहा है। आगे देख लीजिए, सोशल मीडिया के युग में लोक सेवक सतत सार्वजनिक निगरानी में है। अर्थात हर कोई उसके ऊपर नजर रखा हुआ है। आप देखते होंगे कोई भी उठाएगा कैमरा निकाल लेगा। कई बार इतनी सी क्लिप लगा देते हैं कि वो उसमें गलती भी नहीं होती अधिकारी की, लेकिन लोग इतनी क्लिप चलाएंगे कि आम जनता बह जाएगी भावनाओं में। तो वहां आपको नियंत्रण रखना है। आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ना है कि कोई आपके ऊपर जो निगरानी कर रहा है वो आपकी गलती निकाले, तो जिससे उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। देखिए जब आपकी कोई निगरानी रखते हैं ना तो आपके ऊपर एक दबाव पड़ेगा और वहाँ यही कमजोर होने के चांस है, यही इसमें बताया और यही यहाँ पूछा भी है क्वेश्चन में। तो सीधा सा इसका हेडिंग डालेंगे, पहले भाग का हेडिंग डालेंगे, फिर दूसरे भाग का हेडिंग डालेंगे और उसमें 3-4 पॉइंट लिखेंगे, फिर दूसरे भाग में 3-4 पॉइंट लिखेंगे, आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। आपको 7-8 पॉइंट नहीं लिखने हैं, ना वहाँ इतना पेज मिलेगा आपको, ना इतना टाइम मिलेगा। देखिए सोशल मीडिया के दौर में लोक सेवक के सामने ईआई से जुड़ी चुनौतियां अर्थात इमोशनल इंटेलिजेंस से जुड़ी चुनौतियां क्या क्या है? पहला तो क्या है, डिजिटल उकसावा। भाई ट्रोलिंग होती है, कुछ अधिकारी क्या होता है ट्रोलिंग का जवाब उल्टा सीधा दे देते हैं, फिर उनका सामने मुसीबत आती है। तो क्या क्या चुनौतियां हैं? डिजिटल उकसावा अर्थात ऑनलाइन ट्रोलिंग। इसमें क्या होता है, स्वयं नियमन अर्थात सेल्फ रेगुलेशन प्रभावित होता है। देखिए आपको पता होगा ईआई का एक घटक है स्वयं नियमन, है ना। आप 4 घटक है ना आपने पढ़े होंगे, बताइए कमेंट में कौन कौन से 4 घटक हैं। तो इनमें एक स्वयं नियमन भी है। तो स्वयं नियमन क्या है? सेल्फ रेगुलेशन अर्थात खुद को नियमित करना। वो इससे प्रभावित होगा क्योंकि वो टेंशन में आ जाएगा लोक सेवक जब भी उसको कोई उकसाएगा। सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत हमलों या भ्रामक अभियानों से लोक सेवक को गुस्सा या हताशा में प्रतिक्रिया देना, तो ये दे सकता है। ये चुनौतियां इसके सामने है। उदाहरण के लिए देखिए, छत्तीसगढ़ में एक आईएएस अधिकारी द्वारा लॉकडाउन के दौरान एक युवक का फोन पटकने का वीडियो वायरल हुआ था काफी। तो ये क्या हुआ वहां, इसका स्वयं नियमन अर्थात सेल्फ रेगुलेशन इस अधिकारी का प्रभावित हुआ। ईआई कमजोर पड़ा, कोई भी एक घटक कमजोर पड़ेगा तो ईआई कमजोर पड़ जाएगा। तो ये आप एक उदाहरण देंगे और 1 या 2 पॉइंट देंगे, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। दूसरा देखिए,
सहानुभूति बनाम लोकप्रिय लोक लुभावनवाद। तो ये तो सबको ही पता है, सोशल मीडिया का सबसे बड़ी समस्या सोशल मीडिया की यही है कि हर कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब चाहता है, और उस चक्कर में क्या है कि उल्टे सीधे कमेंट दे देता है कई बार, या अपनी ड्यूटी से कॉम्प्रोमाइज करता है। इसमें यही लिखा हुआ है, या यही एमपी का जो अभी बताया था विवेकानंद तिवारी जो है कांस्टेबल, उसका उदाहरण दिया है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, राजनीतिक एवं सामाजिक ध्रुवीकरण। भाई इससे भी स्वयं जागरूकता, जो सेल्फ अवेयरनेस, जो ईआई का दूसरा घटक है इमोशनल इंटेलिजेंस का, वो प्रभावित होता है। कैसे होगा भाई, जब आप राजनीतिक रूप से तटस्थ नहीं रहोगे, या सामाजिक ध्रुवीकरण जैसे किसी एक खास समुदाय के प्रति आप बार बार उसी प्रकार की पोस्ट पढ़ रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर, तो हो सकता है आपका जो है आपकी सहिष्णुता कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो ये आपको मतलब ये चुनौतियां उसके सामने आती है एक लोक सेवक की। क्या यही तीव्र सामाजिक विभाजन, तटस्थता का मूल्य को बचाए रखना एक कठिन कार्य है। संविधान का जो अनुच्छेद 14 है, समता का अधिकार जो है, समानता या समता का अधिकार, उसका उल्लंघन तब होता है जब लोक सेवक जो है सोशल मीडिया पूर्वग्रहों से प्रभावित होकर निर्णय लेते हैं। तो बहुत सारे हैं ऐसे, सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ेंगे लोक सेवक कोई खबर और वो उससे प्रभावित हो जाएंगे। तो ये भी एक चुनौती है। इसके बाद क्या है कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा आ रहा है, उसको सेग्रीगेट करना, उसको समझना ही बड़ा एक भारी काम है। और अफवाहें आती है सोशल मीडिया से, तो अफवाहों के ऊपर नियंत्रण करना ये भी एक लोक सेवक का कार्य है। तो वो भी प्रभावित होगा कि भाई अफवाहें आएंगी, उसके कारण जो माहौल खराब होगा, वो भी एक चुनौती है लोक सेवक के सामने। देखिए, फर्जी खबरों एवं त्वरित प्रतिक्रिया के दबाव में धैर्य खोना, तो ये तो इसकी व्यक्तिगत समस्या है। लेकिन दूसरी समस्या भी है कि मान लिया कोई अफवाह फैली और वहां दंगे वंगे हो गए, तो उसको नियंत्रण करना वो भी एक चुनौती है बड़ी। एनसीआरबी के डेटा के अनुसार क्या है, सोशल मीडिया अफवाहों से उत्पन्न मॉब लिंचिंग की घटनाओं में त्वरित ग्राउंड लेवल संवेगात्मक संतुलन की कमी देखी गई। क्या होता है जब तुरंत से कोई मॉब बढ़ जाती है, तो सबसे पहला काम क्या करता है कोई भी पुलिस अधिकारी है या वहाँ डीएम एचडीएम है, तो मैं सबसे पहले उनके दिमाग में क्या रहता है कि यार इसको कंट्रोल करिए, जैसे भी करिए, बल प्रयोग करे या कैसे भी करे। तो वहाँ क्या है, ईआई के ऊपर वो ध्यान नहीं देंगे, उनका तो येन केन प्रकरणेन उस घटना को रोकना है। उसके लिए फिर वो क्या करते हैं, अनावश्यक बल प्रयोग करते हैं या उल्टे सीधे बयानबाजी भी कर देते हैं। तो ये भी एक चुनौती है। अब इन चुनौतियों से निपटने के उपाय जो कि क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछा गया है, अब देखते हैं। यहाँ ईआई का प्रयोग उनको करना होगा। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रयोग करने से ही वह इन समस्याओं से निपट सकता है। कैसे, पहला हेडिंग देंगे, आत्म नियंत्रण एवं कूलिंग ऑफ अवधि। अब कूलिंग ऑफ क्या होती है, जैसे कोई आपसे कुछ बोल रहा है तो आप उसका तुरंत जवाब नहीं देंगे, थोड़ा रुकेंगे, सोचेंगे, इतनी देर में आपका जो दिमाग है और गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तो यही एक इसका तरीका है। ये हुआ आपका आत्मनियंत्रण, आप सेल्फ कंट्रोल कर रहे हो, सेल्फ रेगुलेशन कर रहे हो। तो इसमें एक पॉइंट ऐसा लिखेंगे सीधा, सोशल मीडिया पर उकसावे के बावजूद सार्वजनिक प्रतिक्रिया देने से पहले संयम बरतना। क्या है उदाहरण, ओपी चौधरी का देते हैं और तुषार सिंगला जो आईएएस है इनका। इन्होंने सोशल मीडिया के उपयोग केवल नागरिक सूचना प्रसार और पारदर्शिता के लिए किया, न कि व्यक्तिगत तर्कों के लिए। तो इन्होंने सोशल मीडिया का अच्छे से उपयोग किया कि भाई लोगों को सूचना देनी है, बस इसका इतना ही प्रयोग करना है, हमें अपने लिए इससे कुछ नहीं लेना है, उकसावे में नहीं आना है, अफवाहों से बचना है। तो ये उदाहरण आप दे सकते हैं। डिजिटल सहानुभूति, देखिए जो काम सोशल मीडिया आपके लिए समस्या उत्पन्न कर रहा है, वही आपका समस्या का समाधान भी दे सकता है। क्या है, आप प्रचार करेंगे अपनी योजनाओं का, लोगों से जुड़ेंगे, तो ये सोशल मीडिया आपकी हेल्प भी करेगा। ऐसे ही सोशल मीडिया का प्रयोग जनता के आक्रोश को शांत करने के लिए और उनसे जुड़ने के लिए करना, ये हेडिंग देना है। उदाहरण देंगे, देखिए आप अगर ये उदाहरण देखेंगे तो ये बिल्कुल लेटेस्ट उदाहरण है और करंट से जोड़कर उदाहरण है, और एक सामान्य उदाहरण नहीं देना आपको कि ऐसा लिख देना है कि सोशल उदाहरण। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखेंगे उदाहरण, है ना। अभी डिजिटल सहानुभूति है, उदाहरण, एक अधिकारी सोशल मीडिया का प्रयोग डिजिटल सहानुभूति के लिए कर सकता है। तो वो उदाहरण नहीं है, उदाहरण तो ठोस होते हैं। एग्जाम्पल हमेशा जो है कॉन्क्रीट होने चाहिए, जो समाज में आपको दिख रहे हैं। तो जब समाज में आपको दिख रहा है, उनसे जुड़ा कोई व्यक्ति भी होगा या कोई सरकारी महकमा होगा, विभाग होगा, तो उनका नाम आपको लिखना है, तभी आपका उदाहरण माना जाएगा। नहीं तो व्याख्या होगी, जैसे ये तो व्याख्या है। कुछ क्या करते हैं कि इसे उदाहरण लिख देंगे, तो उदाहरण ऐसे नहीं लिखना है, तभी तो आपको नंबर नहीं मिलते हैं। उदाहरण देखिए, यहाँ सीधा सीधा लिखा है कि आईएएस राहुल कुमार ने कोविड के दौरान क्या किया, सोशल मीडिया शिकायतकर्ताओं से अत्यंत संवेदनशीलता बरती और त्वरित कार्रवाई की, उनकी समस्याओं का समाधान किया। तो ये है उदाहरण जिसमें आपने एक नाम दिया एक आईएएस का। अब ऐसा लिख दोगे तो वो उदाहरण नहीं माना जाएगा।
आगे देखते हैं संस्थागत एसओपी, है ना। एसओपी क्या होता है? प्रोटोकॉल, मतलब सर्विस प्रोटोकॉल, भाई कैसे नियम कानून जो है वो बने हुए थे। संवैधानिक हर चीज का एक एसओपी होता है ना डिपार्टमेंट में, है ना। सर्विस प्रोटोकॉल इसे बोलते हैं, भाई नियम क्या है। और प्रशिक्षण, जब हम किसी व्यक्ति को सेवक को प्रॉपर एसओपी बताएंगे, भाई आपको काम इस तरीके से करना है, और प्रशिक्षण देंगे, उसको ट्रेंड करेंगे, तो वो निश्चित रूप से चुनौतियों को आराम से पार कर लेगा और अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का सही से प्रयोग कर पाएगा। तो वही यहाँ लिखा हुआ है भाई, ये इसका कहाँ देंगे हम प्रशिक्षण? लबासना में देंगे। आप अगर पीसीएस में सिलेक्ट होते हैं तो आवाम में देंगे, है ना। तो वहाँ जो भी है वहाँ आपका प्रशिक्षण अच्छे से होना चाहिए, और डिजिटल एथिक्स को वहाँ एक अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में बना देना चाहिए। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ये उदाहरण आप देंगे इसमें, जैसे नीति का उदाहरण दे सकते हैं, जैसे मैंने बताया, या तो कोई आप अधिकारी का नाम देंगे, या सरकार की योजनाएं बताएंगे, या नीति नियम कानून जो भी है वो बताएंगे। केंद्र सरकार की क्या है? गवर्नमेंट सोशल मीडिया गाइडलाइंस के तहत व्यक्तिगत और आधिकारिक पहचान को अलग रखकर तटस्थ बनाए रखना। या आप यहाँ मिशन कर्मयोगी भी लिख सकते हैं, मिशन कर्मयोगी के तहत ये सब दिया जा रहा है ना। तो ये भी एक अच्छा उदाहरण है। आगे देखिए नंबर 4, फीडबैक को सकारात्मक रूप में स्वीकार करना। देखिए जब हमें कोई फीडबैक देता है तो उसको हमें उससे इरिटेट नहीं होना है। जैसे मान लिया आप मुझे अगर कोई फीडबैक देते हैं कि सर आपकी वीडियो में ना वॉइस ठीक से नहीं आ रही है, या आप बड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, थोड़ा तेज पढ़ाइए, तो ये हमारे पास एक चांस होता है अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने का और लोगों से जुड़ने का। तो ऐसे ही अधिकारी को करना चाहिए, लोक सेवक को भी फीडबैक लेना चाहिए और ईमानदारी से लेना चाहिए और उसके ऊपर कार्य करना चाहिए। केस पुट्टा स्वामीवाद का उदाहरण दे देंगे आप यहाँ। देखिए उदाहरण कितने प्रकार के हुए, अभी हमने उदाहरण कैसे दिए। एक तो सामान्य आईएएस अधिकारी का नाम दिया, फिर केंद्र सरकार की नीति बताई ऊपर, अभी क्या है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी बता देंगे आगे हम, है ना। उसके बाद कोई केस स्टडी भी ले सकते हैं, है ना। उसके बाद कोई अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से उदाहरण में भी आपकी डाइवर्सिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि हर एक पॉइंट में आप आईएएस इसने ये किया, आईपीएस ने ये किया, आईएएस ने किया, इसने ये किया, नहीं। आप आईएएस के उदाहरण देंगे, आईपीएस के उदाहरण देंगे, जो पद्मश्री हमारे जिनको मिलते हैं वे लोग अच्छा काम करते हैं उनके उदाहरण देंगे आप। सरकार की कोई अच्छी कल्याणकारी योजना है, या पहले जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका उदाहरण देंगे आप, है ना। इस ये तो ईआई का ही प्रयोग कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में, कि भाई लोग के दिमाग में आएगी कि हाँ भ्रूण हत्या पाप है, बेटी को बचाएंगे पढ़ाएंगे, तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रहा है महकमा या जो भी विभाग है प्रचार के माध्यम से। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल देंगे। अंत में एक छोटा सा निष्कर्ष आप लिखेंगे, दोस्तों सोशल मीडिया लोक सेवक के लिए दो धारी तलवार है। भाई इसका फायदा भी है नुकसान भी है, लेकिन इसका प्रयोग अपने लिए करना है। प्रशासनिक दक्षता के लिए केवल तकनीकी दक्षता काफी नहीं है। देखिए केवल टेक्नोलॉजी का आना ही काफी नहीं है, उसका अच्छे से भावनात्मक रूप से प्रयोग करना भी तो उसका काम है। बल्कि सहानुभूति, निष्पक्षता और अंतःकरण, मतलब दृढ़ अंतःकरण ही सोशल मीडिया के युग में लोक सेवा की साख को बचाए रख सकते हैं। एक सुझावात्मक आपने निष्कर्ष दे दिया है ना, है ना। इससे अच्छी बात नहीं है। कोई भी एग्जामिनर समझ जाएगा कि यार इसको आगे की राह भी पता है, मतलब आगे की राह आपने अलग से नहीं दी, यही लिख दी है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको अपने एग्जाम पे उत्तर में ध्यान रखनी होगी, तभी आपको अच्छे अंक मिलेंगे। आपको टेस्ट सीरीज से जुड़ना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। इसके अलावा अभी प्रीलिम्स का समय नजदीक आ रहा है, तो हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है दोस्तों, वो दिखाया तो मैं आपको सैंपल। ये देखिए ये इतना अच्छा सैंपल है। आप अभी आधुनिक भारत के टेस्ट शुरू हुए, इसमें देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन जो है बिल्कुल आयोग के हिसाब से बनाए हैं, कथन कारण वाले बनाए हैं और मल्टीपल स्टेटमेंट वाले बनाए हैं, मैचिंग के भी बनाए हैं, जिससे आपको एक क्या है होलिस्टिक तैयारी आपकी हो सके। इससे भी जुड़ना है आपको, बड़ी ही नॉमिनल सी फीस है। इसमें क्या मिलता है आपको? डेली नोट्स मिलते हैं एक तो, है ना। उसके अलावा आपको 50 क्वेश्चन वाला टेस्ट डेली मिलेगा, और डेली 100 क्वेश्चन भी मिलेगा बीच बीच में, जो जैसा टॉपिक होगा। छोटा टॉपिक है तो 50, बड़ा टॉपिक है तो 100 क्वेश्चन मिलेंगे। इस प्रकार से आपके 5000 से क्वेश्चन से ज़्यादा कराने का हमने लक्ष्य रखा है, और ये नवंबर तक खत्म हो जाएगा आपके एग्जाम से 1 महीना पहले। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगी। तो जिनको भी इनसे जुड़ना है आप जुड़ सकते हैं। देख लीजिए क्वालिटी कितनी अच्छी है, ये आप देख लीजिए। सभी प्रकार के क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन बहुत सारे लगा रखे हैं। हर टेस्ट में हमारे कम से कम 10 क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं, और मैचिंग के होते हैं क्वेश्चन। जिस प्रकार से आयोग पूछता है वही देखिए, फिर से क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। तो ये सब आपको आसान क्वेश्चन भी मिलेंगे, हार्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे। आपको जुड़ना है तो इस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिए 9811504781।
ये हमारा टेलीग्राम चैनल है फोकस ISPCS। इसके यहाँ आपको फ्री PDF मिलते हैं, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी सूचना होगी यही मिलेगी आपको। और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, अगर पहले अच्छी लग रही है। अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे एथिक्स का, ऐसे ही बेहतरीन सा। आपके क्वेश्चन के साथ ही आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, जैसे आपको यहाँ आज इमोशनल इंटेलिजेंस समझ में आ गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।